हेलो। आज हम एक काफी कह सकते हैं दिलचस्प कानूनी केस पर बात करने वाले हैं। हाँ जी। प्रमोद कुमार अग्रवाल बनाम झारखंड राज्य, 2022 का मामला। हमारे पास काफी डिटेल है, एफआईआर, बचाव पक्ष के तर्क, हाईकोर्ट का फैसला, और कोशिश रहेगी कि केस के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें समझें। खासकर ये कि बचाव पक्ष ने मतलब डिफेंस ने कैसे फैक्ट्स और कानून का इस्तेमाल करके केस का रुख बदला। तो शुरू करें। हाँ बिल्कुल। ये केस ना भ्रष्टाचार के आरोपों में बचाव की रणनीति समझने के लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इसमें सिर्फ आरोप नहीं थे, बल्कि उन आरोपों की बुनियाद पर ही आप कह सकते हैं बड़े सवाल उठाए गए थे, प्रक्रिया पर सवाल थे। तो मामला शुरू होता है जब एक फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर थे दिगंबर सिंह। उन्होंने प्रमोद कुमार अग्रवाल, जो उस वक्त असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर थे, उन पर इल्जाम लगाया कि वो 2015-16 के खातों को वेरीफाई करने के लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। ओके। फिर एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने 27 जून 2017 को एक ट्रैप ऑपरेशन भी किया। हाँ, पहली नजर में तो ये बिल्कुल एक टिपिकल ट्रैप केस जैसा लगता है ना? बिल्कुल। लेकिन यहीं से मतलब बचाव पक्ष ने दलीलें देनी शुरू की और मामला पेचीदा होता गया। और बचाव पक्ष का सबसे बड़ा तर्क क्या था, मतलब सबसे चौंकाने वाला शायद, हाँ, कि जिस काम के लिए रिश्वत मांगने का आरोप था, वो खातों का वेरिफिकेशन, वो काम अग्रवाल साहब के पास पेंडिंग ही नहीं था। अच्छा, ये कैसे? डीएफओ की एक चिट्ठी है 1 जुलाई 2017 की। वो साफ कहती है कि दिगंबर सिंह के जो खाते थे वो अगस्त 2016 में ही, मतलब साल भर पहले ही, गलतियां बताकर लौटा दिए गए थे। ओहो। और ट्रैप वाले दिन जून 2017 में और उसके बाद भी जुलाई 2017 तक वो खाते दोबारा जमा ही नहीं हुए थे अग्रवाल के पास। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। मतलब अगर कोई काम आपके पास है ही नहीं तो आप उसके लिए रिश्वत क्यों मांगेंगे? ये तो मतलब आरोप की जड़ पर ही सवाल उठा दिया। हाँ बिल्कुल। हाँ, और एक चीज और थी शायद, एफआईआर और केस डायरी में योजनाओं के नाम अलग अलग थे। हाँ, एफआईआर में लिखा था बगोदर वनीकरण योजना और केस डायरी में मेंशन था अंत्यग्रेडेशन योजना। ये भी एक कंफ्यूजन दिखाता है। मतलब अस्पष्टता थी आरोप में। हाँ। फिर एक और एंगल आया। शिकायतकर्ता यानी दिगंबर सिंह, उनकी खुद की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए। हाँ, ये भी एक बड़ा मोड़ था। पता चला कि दिगंबर सिंह खुद कई फाइनेंशियल गड़बड़ियों और करप्शन के मामलों में फंसे हुए थे। करीब 2.5 करोड़ रुपए का गबन, घर से 31 लाख रुपए कैश मिलना, ऐसे गंभीर आरोप। अरे बाप रे। और सबसे मजेदार बात, इन मामलों की जांच कौन कर रहा था? कौन? प्रमोद अग्रवाल। अच्छा, तो मतलब बचाव पक्ष ने इसे पर्सनल दुश्मनी का मामला बना दिया कि ये तो बदला लेने के लिए, खुन्नस निकालने के लिए झूठा केस बनाया गया है। हाँ, ये तर्क तो बनता है। जब शिकायत करने वाले का खुद का रिकॉर्ड इतना दागी हो और आरोपी से उसकी पुरानी रंजिश का कारण भी साफ दिख रहा हो, तो शक तो होगा ही। सही बात है। फिर वो जो ट्रैप ऑपरेशन हुआ था, उस पे भी सवाल थे। हाँ, वो कैसे? बताया गया कि रिश्वत हजारीबाग में सड़क किनारे एक बोलेरो जीप में दी गई, पैसे लिफाफे में थे, अग्रवाल ने लिए और प्लास्टिक बैग में रख दिए। नोटों को सीधा छुआ ही नहीं। लेकिन जब सोडियम कार्बोनेट वाले पानी से हाथ धुलवाए तो पानी गुलाबी हो गया। ये कैसे मुमकिन है? अगर नोट छुए ही नहीं तो फिनोल्फ्थलीन पाउडर हाथ पर कैसे लगा? ये तो ट्रैप की पूरी प्रक्रिया पर ही गंभीर सवाल है। हाँ, बचाव पक्ष ने यही पूछा कि भाई ये जादू कैसे हुआ? बिल्कुल, ये सबूत इकट्ठा करने के तरीके पर शक पैदा करता है। और फिर एक और बड़ी कानूनी चूक सामने आई। क्या? मुकदमा चलाने की मंजूरी, सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन। अच्छा, हाँ, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जरूरी है। हाँ, तो कानूनन ये मंजूरी प्रमोद अग्रवाल के डिपार्टमेंट के हेड यानी प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट पीसीसीएफ को देनी चाहिए थी। पर दी किसने? लॉ डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने। ओ, ये तो गलत अथॉरिटी हो गई। पीसी एक्ट का सेक्शन 19 साफ कहता है कि मंजूरी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही देगी। जी। इसका मतलब तो ये हुआ कि मंजूरी शुरू से ही अवैध थी, वॉइड एब इनिशियो जिसे कहते हैं। बिल्कुल। बचाव पक्ष ने यही कहा कि जब मंजूरी ही गलत है तो पूरा केस ही नहीं टिकता। ये एक बहुत सॉलिड लीगल पॉइंट है। ऐसी प्रक्रियात्मक गलती को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इन सब पॉइंट्स को मिलाकर काम पेंडिंग नहीं, शिकायतकर्ता की विश्वसनीयता संदिग्ध, ट्रैप पर सवाल और मंजूरी भी गलत। हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया? हाईकोर्ट ने इन सब दलीलों को माना। कोर्ट ने कहा कि ये आरोप जो हैं वो निराधार लगते हैं, ग्राउंडलेस हैं। कोर्ट ने माना कि यहाँ गंभीर शक या ग्रेव सस्पिशन वाली बात ही नहीं बनती जिसके आधार पर चार्ज फ्रेम किया जा सके।
ज्यादा से ज्यादा एक शक हो सकता है जो काफी नहीं है। तो कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी स्पेशल पावर इस्तेमाल की और पूरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग को ही रद्द कर दिया, क्वेश कर दिया। अच्छा, कोर्ट ने साफ कहा कि इस मामले को आगे चलाना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब पूरा केस ही खत्म कर दिया। हाँ, बिल्कुल। तो इस पूरे विश्लेषण से क्या सीखने को मिलता है? मेरे ख्याल से तो यही कि सिर्फ आरोप लगना या ट्रैप में पकड़े जाना ही अंत नहीं है। सही कहा। अगर बचाव पक्ष होशियारी से तथ्यों की कमियां, कानूनी नुक्ते और शिकायत करने वाली की नीयत पर सवाल उठाता है तो केस पूरी तरह पलट सकता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन कितना जरूरी है। हर स्टेप मायने रखता है और वो जो शक और गंभीर शक के बीच की लाइन है ना, वो बहुत पतली लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। और ये केस एक और बात सिखाता है कि दस्तावेज, सरकारी चिट्ठियां और कहानी में जो लॉजिकल गैप्स होते हैं वो बचाव के लिए कितने पावरफुल हथियार हो सकते हैं। हाँ, ये तो है। आखिर में एक सवाल मन में आता है जी, क्या ऐसे केस जिनमें शुरू में ही इतनी साफ प्रक्रियात्मक गलतियां दिख रही हों या तथ्यों में इतने बड़े विरोधाभास हों, क्या उन्हें शुरुआती स्टेज पर ही, मतलब चार्जशीट या चार्ज फ्रेमिंग के लेवल पर ही ज्यादा सख्ती से नहीं देखना चाहिए ताकि अदालतों का वक्त बचे? ये बहुत वैलिड सवाल है। इस पर विचार होना चाहिए कि क्या हम शुरू में ही ऐसे मामलों को फिल्टर कर सकते हैं जहां केस टिकने लायक ही ना लगे। ये एक सोचने वाली बात है।